आप सभी का स्वागत है। साउथ कोरिया का वीजा फॉर्म कैसे भरते हैं इसमें जानने वाले हैं। ये एक वीजा फॉर्म है हमारे पास जिसको मैं आपको गाइड करूंगा। और ये वीजा फॉर्म भी हमने उन्हीं क्लाइंट का लिया है जिनका भी रिसेंट वीजा आया। देखिए अब ऐसे वीजा आने लगे साउथ कोरिया के, हो गया कुछ टाइम, लेकिन अभी वीजा आने लगे जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के आते हैं। अब ये स्टिकर वीजा नहीं आते जैसे जापान की तरह आते हैं, तो इन्हीं का ही वीजा फॉर्म है ये। तो हमने इसमें क्या क्या फिल करा है वो सारा जानेंगे। बड़ा ही आसान है, इस वीडियो को आराम से देखिए, एंड तक देखिए, छोटी सी वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद वीजा फॉर्म साउथ कोरिया का कैसे भरते हैं एज ऑफ 12 ऑफ जनवरी 2024 में, हो सकता है फ्यूचर में इसमें कुछ पॉइंट्स प्लस माइनस हो जाए, तो अकॉर्डिंगली आप उसका ध्यान रखें। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और वीजा फॉर्म को फिल करना आराम से समझें। तो ये वीजा फॉर्म आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। जैसे अगर आप ऊपर देख सकते हैं, इसमें मांगी गई है फैमिली नेम। फर्स्ट कॉलम 1.1 अगर आप देखेंगे 1.1 में मांगा गया है फर्स्ट फैमिली नेम, यानी यहाँ पर आपका जो सरनेम है वो आएगा और गिवन नेम इसमें आएगा जो आपका फर्स्ट नेम है। और अगर आपका फैमिली नेम नहीं है, हो सकता है आपके पासपोर्ट में आपका सिंगल नेम है, तो अपने सिंगल नेम को ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1.1 में। तो 1.2 है, इसको आप खाली छोड़ेंगे। ये कोरियन और चाइनीज में लिखा हुआ है, ये हमारे लिए नहीं है। ये चाइनीज नेशनल को फिल करना होता होगा, जो इंडिया में होंगे शायद उनके लिए होगा। 1.3 पे आप आएंगे, इन्होंने आपसे पूछा है आपका सेक्स क्या है, तो मेल या फीमेल जो भी, आप उसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्लिक करेंगे। 1.4 पे आप आएंगे, डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा गया है। फॉर्मेट देखिए, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट। ईयर है तो पूरा, तो अगर मान लीजिए किसी का ईयर 1990 है तो यहाँ पे 1990 आ जाएगा। जनवरी 1 है तो 0101 आ जाएगा। नेशनैलिटी इंडिया, अगर आप दूसरी नेशनैलिटी कैरी करते हैं तो यहाँ पर आप इंडिया की जगह उस नेशनैलिटी को लिख सकते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ अगर आपका इंडिया में हो तो ये, कहीं और हुआ है तो वहाँ पे आप नेशनल आइडेंटिटी नंबर यानी आपका आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर लिख लीजिए। 1.8 पे आप आएंगे, हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम्स टू एंटर और डिपार्ट कोरिया। आपका पहले कभी वीजा लगा और आपने नेम चेंज कराया हो तो आप यस लिखें, अदरवाइज नो लिखें। आप इसमें 1.9 पे अगर आप आएंगे, ये पूछ रहे हैं कि आपके पास एक से ज्यादा सिटीजनशिप है, तो आप यहाँ पे नेचुरली नो करेंगे, इंडिया अलाउ नहीं करता है ये। 2.1 में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितना टाइम स्टे करना चाहते हैं, 90 डेज से ज्यादा या 90 डेज से कम। तो आप अकॉर्डिंगली 90 डेज से कम ही करें। यहाँ पे 90 डेज से ज्यादा करेंगे तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और लगाने होंगे आपको। टूरिज्म जाना है आपने तो यहाँ पे 90 डेज से कम ही आएगा। आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे 3.1 है आपका। 3.1 में पूछा गया है कि आपका कैसा पासपोर्ट है, तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल और रेगुलर तीनों पूछे गए हैं, तो आप रेगुलर पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। 3.2 पे आप जाएंगे, अगेन कंट्री ऑफ पासपोर्ट कहाँ पे बनवाया था वो आएगा, कहाँ पे इशू हुआ था वो आएगा। अगेन 3.5 पे डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी पूछी गई है 3.6 पे। 3.7 पे आएंगे आप, डज दिस एप्लीकेंट हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट, तो नेचुरली यहाँ पे नो ही आएगा क्योंकि इंडिया अलाउ नहीं करता एक से ज्यादा पासपोर्ट। 4.1 पे आप आएंगे तो यहाँ पे होम कंट्री एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, आप अपना होम कंट्री एड्रेस लिखेंगे। आप चाहें तो अपना प्रेजेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं, अगर वो पासपोर्ट से अलग है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे लिख सकते हैं, बट आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए उसका। करंट रेजिडेंशियल एड्रेस आपका जो है वो लिख सकते हैं, अगेन अगर ये पासपोर्ट वाला है तो लिखें, और अगर ये ऊपर वाले पॉइंट से अलग है तो लिखें। हो सकता है ना आपने पासपोर्ट किसी और एड्रेस पे बनाया हो लेकिन अभी कहीं और रह रहे हो, तो ये काम पे आता है। अदरवाइज 4.2 का ब्लैंक छोड़ दें, ये काम नहीं आएगा। 4.3 सेलफोन नंबर, सेलफोन नंबर प्रिसाइसली लिखा है तो यहाँ लैंडलाइन नंबर नहीं लिखना है, अपना सेलफोन नंबर लिखिए। और अगर यहाँ पे अगला टेलीफोन नंबर है, यहाँ पर आप लैंडलाइन नंबर लिख सकते हैं, लेकिन अगर लैंडलाइन नंबर नहीं है तो सेलफोन को रिपीट कर दीजिए। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए 4.4 में। 4.5 में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फुल नेम और कंट्री ऑफ रेजिडेंस, टेलीफोन नंबर, रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट, ये सारा लिखा गया है। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई इमरजेंसी में आपके लिए किसी को कॉल करना पड़े तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नंबर 5, मैरिटल स्टेटस एंड फैमिली डिटेल्स। मैरिड है तो क्लिक कीजिए, अनमैरिड है तो नेवर मैरिड पे क्लिक कीजिए, और अगर आप सेपरेटेड हो चुके हैं तो डिवोर्स पे क्लिक कीजिए। मैरिड पे जब आप क्लिक करेंगे तो 5.2 में आपकी फैमिली की डिटेल पूछी जाती है, आपकी वाइफ के बारे में पूछा जाता है, यानी या हस्बैंड के बारे में पूछा जाएगा। तो उनका फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, फर्स्ट नेम में आ जाएगा गिवन नेम में, और फैमिली नेम में आ जाएगा लास्ट नेम। डेट ऑफ बर्थ उनकी अकॉर्डिंगली, नेशनैलिटी जो भी उनकी, रेजिडेंशियल एड्रेस उनका जो उनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। डज द एप्लीकेंट हैव एनी चिल्ड्रन, आपके कोई बच्चे हैं तो यस लिखिए, और जो भी बच्चों के नंबर है 1 2 3 जितने बच्चे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नो करें यहाँ पे। 6.1 में पूछा गया है कि आपकी क्या एजुकेशन है, तो मास्टर्स है तो उस पर क्लिक करें, हाई स्कूल है तो उस पर क्लिक करें, बैचलर्स है तो उस पर क्लिक करें। हाई स्कूल का यूजुअली 10th 12th अगर आप पास है तो हाई स्कूल पे क्लिक कीजिए, और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो बैचलर्स पे, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर्स या आगे उसके आगे कोई और डिग्री आपके पास है तो उसको क्लिक कीजिए। 6.2 पे आपके स्कूल का नाम पूछा गया तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। 7.1 करंट पर्सनल सर्कमस्टांसेस, आप एम्प्लॉयड हैं, जॉब कर रहे हैं,
तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करना होता है। एंटरप्रेन्योर मतलब अगर आपका बिजनेस है लिखिए, सिविल सर्वेंट अगर आप कोई गवर्नमेंट ड्यूटी पे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कोई और आपका बिजनेस है, एम्प्लॉयड अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट आप स्टूडेंट है, रिटायर्ड है तो अगर कोई पेंशन आती है तब, अनएम्प्लॉयड है कोई काम नहीं कर रहे हैं, यानी आप कोई स्टूडेंट है तो अनएम्प्लॉयड के साथ भी उसे क्लिक किया जा सकता है। ओके, 7.2 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। अगर आप एम्प्लॉयड लिखेंगे या फिर जो भी आप बिजनेस लिखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप उनकी डिटेल्स लिखेंगे। 8 पे पूछा गया है कि आप क्यों आना चाह रहे हैं, तो ये हम जैसे टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे थे तो टूरिज्म की डिटेल होगी। अगर आप बिजनेस पे जाना चाह रहे हैं तो बिजनेस कर सकते हैं, कोई और आप स्टडी या ट्रेनिंग के पर्पस पे जा रहे हैं या मीटिंग कॉन्फ्रेंस है तो अकॉर्डिंगली वो रीज़न यहाँ पे मेंशन है उस पर टिक कीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे आप कितने दिन के लिए आना चाह रहे हैं, तो 7 डे यहाँ पे लिखा है आपने। इंटेंडेड स्टे ऑफ एंट्री यानी आप कितने दिन के लिए वहाँ आना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिखा है आपने। और उसके बाद आप अगर आएंगे तो 8.4 पे आप देखेंगे आपका एड्रेस इन सियाओल, यानी आप वहाँ पर कहाँ रुकेंगे। अगर किसी की इनविटेशन पे जा रहे हैं तो वो लिखें, और अगर आप किसी होटल में रुकने वाले हैं तो होटल का एड्रेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होटल का है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। 8.6 पे अगर आप आएंगे तो आपको पूछा गया है कि क्या आप पिछले 5 साल में कभी कोरिया आए हैं, तो अगर आप आए हैं तो येस कीजिए, नहीं आए हैं तो नो कीजिए। और अगर आप आए हैं तो पूछा गया है कि कितनी बार आए हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली आप चेक करें। अब यहाँ पे आप देखेंगे 8.7 ये बड़ा काम का पॉइंट है। ये पूछा गया 5 साल में आप कहाँ कहाँ आए हैं, यानी कहाँ कहाँ घूम चुके हैं, ये पूछा गया है। तो अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ आप घूमे हैं ना, तो यहाँ पर आप मेंशन करें। आप थाईलैंड गए हैं, सिंगापुर गए हैं, मलेशिया गए हैं, तो यहाँ पे लिखें कि हम इन कंट्री में गए हैं, ये हमारा पर्पस था, उसको सिलेक्ट करें और जो भी डेट थी अराइवल डिपार्चर की यहाँ पे मेंशन करें। आप अगर आगे आएंगे 8.8 पे, अगर आप किसी की इनविटेशन पे स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं जो कोरिया में रहते हैं तो उनकी डिटेल 8.8 पे मांगी गई है, आपको वो लिखनी होगी। और अगर आपके साथ आपका कोई फैमिली मेंबर है, कंपनी कर रहा है, तो उसकी डिटेल 8.9 पे मांगी गई है, तो आप उनकी डिटेल यहाँ पर लिख देंगे। यस करेंगे तो उनकी डिटेल नीचे लिखनी होगी, नो करेंगे तो डिटेल नहीं लिखनी होगी। 9, आप अगर किसी की इनविटेशन पे जा रहे हैं तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ इनविटेशन आपसे पूछी गई है। अगर नहीं है तो नो लिखिए, यस है तो यस लिखिए, फिर जिस भी इनविटेशन जो भी आपका इनवाइटर उनकी डिटेल नीचे पूछी गई है वो लिखी जाएगी यहाँ पे। अब आपसे पूछा जा रहा है 10th पे आप आएंगे 10.1 पे कि आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा होने वाला है साउथ कोरिया में, तो आप अकॉर्डिंगली चूज करेंगे 2000, 5000, 10,000 वटेवर जो भी आपका बजट है। और कोई और अगर आपके बिहाफ पे कर रहा है तो उसकी डिटेल मांगी गई है, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। ये तब पॉइंट यूज आता है अगर आप किसी की स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हो तो। ओके, अगर आप 11.1 पे आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या इस फॉर्म को भरने में आपकी किसी और ने हेल्प करी है, तो आप जैसे वीडियो देख ही रहे हैं तो आप नो ही क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म तो आप खुद ही फिल कर रहे हैं ना। अगर आप नहीं फॉर्म पढ़ पा रहे हैं, कोई और आपके बिहाफ पे इसको टिक कर रहा है, किसी और से आपने करवाया, तो आप यहाँ पे यस भी कर सकते हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसको यस करेंगे तो वो लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये तो गाइडेंस वीडियो है, ट्यूटोरियल वीडियो है। ऐसी वीडियोस तो इंटरनेट पे और भी सब्जेक्ट्स की है, तो हर कोई लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब लास्ट पेज पे अगर आप आएंगे, आपके सिग्नेचर मांग रहे हैं, यहाँ पे डेट लिखी होगी, डेट ऑफ एप्लीकेशन। पहले ये हैंड रिटन फॉर्म होता था, बहुत पहले अगर आप जाएंगे ये हैंड रिटन होता था। ऑलराइट, तो अब जो है इस फॉर्म को इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बना दिया है, यानी आप ये ऑनलाइन भरेंगे और उसके बाद ये प्रिंट होएगा। तो ये था वीजा फॉर्म साउथ कोरिया का। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी डिटेल दी होगी। इस वीडियो के थ्रू आप समझ गए होंगे वीजा फॉर्म आपको कैसे भरना चाहिए, और आप ये खुद भी कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स वीजा फॉर्म के अलावा और भी काफी सारी डिटेल लगती हैं वीजा फाइल में। अगर आप साउथ कोरिया के वीजा प्रोसेस को समझना चाह रहे हैं तो इसके बाद आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने साउथ कोरिया का वीजा कैसे लगाते हैं पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाया हुआ है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय।